स्वागत है आपको एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। तो आज क्लास 10 के गणित प्रश्नावली 9.1 में प्रश्न नंबर 5 से लेकर के आगे के सभी प्रश्नों को हल करके बताया जाएगा। तो पिछले भाग में प्रश्न नंबर 1 से लेकर के प्रश्न नंबर 4 तक के सभी प्रश्नों को हल करके वीडियो अपलोड कर दिया गया है। यदि उस भाग का वीडियो आप नहीं देखे होंगे तो प्लेलिस्ट में वीडियो है, वहां से जाकर के प्रश्न नंबर 1 से लेकर के प्रश्न नंबर 4 तक का वीडियो आप देख सकते हैं। तो प्रश्न नंबर 5 क्या है? तो प्रश्न नंबर 5 दिया गया है, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। मतलब भूमि से कितनी ऊंचाई पर? 60 मीटर की ऊंचाई पर जो है पतंग उड़ रही है। मतलब यहाँ पे जो है एक पतंग है और यहाँ से जो भूमि से कितनी ऊंचाई पर? 60 मीटर की ऊंचाई पर। यहाँ से देखेंगे ये 60 मीटर, यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो नीचे से ज़मीन से देखेंगे तो 60 मीटर की ऊंचाई पे जो है यह पतंग जो है क्या हो रही है? उड़ रही है। मतलब यहाँ से यहाँ तक ये धागा है, मतलब ये डोरी है, और यहाँ नीचे से जो नापा गया है तो कितने मीटर ऊंचाई पर? 60 मीटर की ऊंचाई पर जो है एक पतंग क्या है? उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। मतलब ये जो डोरी है यह धागा इसको कहा जा सकता है, जो है यह भूमि से जो है एक बिंदु पर क्या किया गया है? बांध दिया गया है। भूमि के साथ जो है डोरी का जो झुकाव है, मतलब जो कोण बना है वह कितने अंश का कोण बन गया है? 60 अंश का कोण बन गया है। कितने अंश का? 60 अंश का कोण बन गया है। तो यह मानकर डोरी की कोई ढील नहीं है। मतलब ये जो डोरी है, मतलब ये धागा है, वह जो है ढील नहीं, मतलब ढीला नहीं है। डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से लेकर के जो यहाँ तक जो पतंग की जो ऊंचाई था वह कितना मीटर था? 60 जो है यहाँ से 60 मीटर का ऊंचाई पे जो है यह पतंग उड़ रहा था। और ये धागा मतलब ये डोरी की लंबाई पूछा जा रहा है, तो यह डोरी की लंबाई इसको क्या मान लेते हैं? इस डोरी की लंबाई को हम यक्स मान लेते हैं। मतलब ये डोरी की लंबाई क्या है? यक्स है। और यहाँ त्रिभुज का नाम लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं ए है, और यहाँ बी है, और यहाँ सी है। तो अब लिख देंगे यहाँ पर माना पतंग की डोरी की लंबाई, माना पतंग की डोरी की लंबाई, पतंग की डोरी की लंबाई कितना है? तो डोरी की जो लंबाई है वह यक्स है। डोरी की लंबाई क्या है? यक्स है। जो यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो डोरी है उसकी लंबाई क्या है? यक्स है। अब यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी। त्रिभुज ए बी सी में अब यहाँ त्रिभुज ए बी सी लिख लेंगे। अब यहाँ पे जो है, अब यहाँ पर किसका प्रयोग करेंगे? तो यह लंब है और यह कर्ण है। तो लंब और कर्ण किस में होता है? तो साइन थीटा में होता है। क्या होता है? साइन थीटा में होता है। तो यहाँ लिखेंगे साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा जो है क्या होता है? कर्ण होता है। लंब बटा क्या होता है? कर्ण होता है। ये किसका सूत्र है? साइन थीटा का सूत्र है, लंब बटा कर्ण होता है। अब यहाँ लंब कितना है? तो लंब 60 मीटर है और कर्ण क्या है? यक्स है, क्योंकि ये डोरी की लंबाई ज्ञात करना है। तो अब यहाँ लिखेंगे साइन हो जाएगा। और कितने अंश का कोण बन रहा है? 60 अंश का जो है यह कोण बन रहा है। लंबाई क्या है? 60 मीटर है। और कर्ण क्या है? तो कर्ण जो है यक्स है। तो साइन 60 अंश का मान क्या होता है? तो साइन 60 अंश का मान जो है करनी में जो है 3 बटा जो है 2 होता है, बराबर होता है 60 बटा जो है यक्स होता है। करनी 3 बटा 2 बराबर क्या है? 60 बटा जो है यक्स हो गया। मतलब ये करनी 3 बटा 2 कहाँ से आ गया? तो यह साइन 60 अंश का मान है, और यह जो है लंब का मान है, और यह कर्ण का मान है। अब इसमें गुणा कर लेंगे। तो 60 में जब 2 का गुणा करेंगे तो यह 120 मीटर हो जाएगा। और यक्स में जो है करनी 3 का गुणा करेंगे तो क्या बनेगा? करनी में 3 यक्स बराबर हो जाएगा
120 हो जाएगा। अब यक्स बराबर क्या होगा, तो ये कर्ण 3 नीचे चला जाएगा, तो यक्स बराबर जो है 120 बटा में जो है कर्ण में 3 जो है नीचे चला गया। अब यहाँ पे जो है परमेयकारी गुणा करेंगे, परमीकरण करेंगे। तो परमीकरण कैसे होता है, कर्ण 3 से जो है ऊपर नीचे जो है गुणा कर लेंगे। तो अब यक्स बराबर क्या होगा, अब यहाँ पर 120 का गुणा जब कर्ण 3 में करेंगे तो 120 जो है कर्ण में 3 होगा बटा होगा। और कर्ण 3 और कर्ण 3 क्या होता है, तो कर्ण 3 कर्ण में 9 होता है, और कर्ण 9 का मान क्या होता है, तो 3 होता है। अब ये 3 से जो है 100 जो है 20 को काट देंगे। जब 120 ये कट जाएगा तो कितने बार में जाएगा, 40 बार में जाएगा। तो अब यहाँ पे लिखेंगे यक्स बराबर जो आ गया 40 जो है कर्ण में 3 मीटर आ गया। तो यह जो है पतंग के डोर का जो लंबाई थी वो कितना आ गया, 40 कर्ण में 3 मीटर आ गया। तो यहाँ नीचे लिख सकते हैं अतः लिख देंगे अतः पतंग की डोर की लंबाई, पतंग की डोर की लंबाई क्या है, 40 कर्ण में 3 है। क्या है, 40 कर्ण में 3 मीटर है, 40 कर्ण में 3 मीटर है। तो समझ में आ गया होगा कि पतंग की जो डोर की लंबाई कैसे ज्ञात किया गया है। तो आप सभी विद्यार्थी इसे अपनी कॉपी में ज़रूर नोट कीजिए। जब नोट करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आता रहेगा। तो अब सीखेंगे प्रश्न नंबर 6। तो अब सीखेंगे प्रश्न नंबर जो 6 है। प्रश्न नंबर 6 क्या है, 1.5 मीटर लंबा 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। मतलब वो एक लड़का है और वह जो है 30 मीटर ऊंचे एक भवन के कुछ दूरी पे क्या है, वह खड़ा है। तो मान लेते हैं यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो है एक भवन है। भवन मतलब मकान बना हुआ है, और यहाँ से लेकर के जो है यह 30 मीटर की ऊंचाई पर है। कितने मीटर की ऊंचाई पर है, 30 मीटर के जो है ऊंचाई पर यह भवन बना हुआ है। टोटल यहाँ से लेकर के ऊंचाई जो है 30 मीटर का है। अब यह जो लड़का कितना मीटर का है, तो मान लीजिए यहाँ पर एक लड़का जो है वह क्या है, 1.5 मीटर का, मतलब 1.5 मीटर का है। कितना है, 1.5 मीटर का जो है यह लड़का है। अब यहाँ भवन के जो है कुछ दूरी पर क्या है, खड़ा है। तो ये लड़का कितना मीटर का, 1.5 मीटर इसको कहा जाएगा, 1.5 मीटर का है, और ये एक ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है, मतलब ये ऊंचे भवन की, मतलब इधर ये भवन की ओर जो है जाता है, तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश से क्या हो जाता है, 60 अंश हो जाता है। मतलब एक बार जो ये लड़का यहाँ से जो है इसके शिखर पर, मतलब ये भवन के शिखर पर देखा तो कितने अंश का कोण बना, तो वहाँ पर 30 अंश का कोण बना। कितने अंश का, 30 अंश के कोण बना। और ये कुछ दूरी पर आया। मान लीजिए ये लड़का यहाँ से जब चलना आरंभ किया और यहाँ पे जब आ गया, अब यहाँ पे जब आ गया लड़का कितना मीटर का है, 1.5 मीटर का है। अब यहाँ से जो है पुनः जो इसके ऊपर ताका, मतलब यहाँ पे जो उन्नयन कोण मतलब होता है नीचे से ऊपर देखा गया, तो यहाँ पर जो कोण कितना बन गया, 60 अंश का कोण बन गया। कितने अंश का, 60 अंश का। पहले कितने अंश का था, 30 अंश का था। मतलब ये लड़का यहाँ पे था तो यहाँ शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश था। अब ये लड़का यहाँ पे चला गया है तो इसका उन्नयन कोण क्या हो गया है, 60 अंश हो गया है। बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चलकर गया। मतलब ये भवन की ओर कितनी दूरी तक चल के गया, मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो दूरी है वह कितनी दूरी वह चला। तो अब यहाँ पे जो है 2 भाग बन गया है, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ से जो है यहाँ तक की जो दूरी को क्या मान लेते हैं, इसकी बीच की दूरी को हम यक्स मान लेते हैं। यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी को यक्स मानेंगे, और यहाँ से लेकर के इसकी दूरी को क्या मानेंगे, वाई मानेंगे। ध्यान दीजिएगा, यहाँ से यहाँ तक को क्या माने हैं, यक्स माने हैं, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक क्या है, वाई है। अब ये लड़का कितना मीटर का था, तो 1.5 मीटर का था। तो यह भी यहाँ से लेकर के यहाँ तक की भी ऊंचाई कितना होगा, 1.5 मीटर का होगा। यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो ऊंचाई है वह 1.5 मीटर का है। अब बताइए टोटल ये ऊंचाई यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो है 30 मीटर का था, तो
तो 30 में से 1.5 जब निकल जाएगा तो यह कितना बचेगा, तो यह ऊंचाई जो है अब भवन की ऊंचाई हो गया 28.5 मीटर हो गया। कितना हो गया, 28.5 मीटर। अब याद रखिएगा यह भवन की ऊंचाई, क्योंकि लड़का का ऊंचाई इसमें से क्या करेंगे, कम कर देंगे, तो 1.5 इसमें से कम हो जाएगा, किसमें से, 30 मीटर में से, तो कितना हो जाएगा, यह 28.5 मीटर हो जाएगा। तो चित्र आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर यह दूरी जो है x मीटर है तो यह भी दूरी क्या रहेगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी जो है x ही रहेगा, और यहाँ से लेकर के यह भी क्या रहेगा, y रहेगा। जब यहाँ से यहाँ y है तो ऊपर यह भी y रहेगा और ये भी क्या रहेगा, x रहेगा। तो समझ में आ गया होगा चित्र। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो पहले जो है इस त्रिभुज का प्रयोग करेंगे, उसके बाद से बड़े त्रिभुज का प्रयोग किया जाएगा। तो अब यहाँ पे अगर नाम लिखना चाहें तो इसका नाम लिख सकते हैं। त्रिभुज का नाम बनेगा, ये ए हो जाएगा, और यह बी हो जाएगा, और ये सी हो जाएगा, और ये डी हो जाएगा। तो अगर छोटे त्रिभुज की बात किया जाए तो छोटे त्रिभुज का नाम क्या होगा, बी सी डी होगा, और बड़े त्रिभुज का नाम होगा ए बी सी होगा। तो अब यहाँ पे लिखेंगे माना, माना, माना लड़का x मीटर, कितना मीटर, x मीटर भवन की ओर गया। x मीटर क्या हुआ, भवन की ओर गया, और गया। कितना मीटर गया है, तो x मीटर। यहाँ से लड़का यहाँ तक दूरी जो गया x मीटर, वह भवन की ओर गया। उसके बाद से यहाँ तक के बीच की दूरी क्या है, y मीटर है। तो यहाँ से इस त्रिभुज का नाम अगर देखा जाए, छोटा त्रिभुज का नाम देखेंगे तो त्रिभुज का नाम क्या है, b है, c है, d है। तो यहाँ लिखेंगे b c d में। अब त्रिभुज बी सी डी में, अब ये इसका नाम है लंब और इसका नाम क्या है, आधार। तो लंब बटा आधार किस में होता है, तो टैन में होता है। तो टैन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा जो है आधार होता है। लंब बटा क्या है, आधार। तो अब यहाँ लंब क्या है, तो यहाँ लिखेंगे यहाँ पर टैन हो जाएगा थीटा। थीटा का मान कितना है, तो थीटा यहाँ पर क्या है, 60 अंश का कोण बना है, 60 अंश हो गया। लंब कितना है, 28.5 है, और आधार क्या है, y है। तो tan 60 अंश का मान क्या होता है, तो tan 60 अंश का मान जो है करनी में 3 होता है, बराबर जो है, अब यहाँ लिखेंगे 28.5 हो गया। तो समझ में आ रहा होगा, यह छोटा भी त्रिभुज का प्रयोग किया जा रहा है। अब यहाँ कर्णी 3 से जब गुणा करेंगे तो क्या बनेगा, कर्णी में 3 y हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 28.5 हो जाएगा। अब y बराबर क्या होगा, तो y बराबर हो जाएगा 28.5 बटा कर्णी में 3 हो जाएगा। अब इसको जो है समीकरण नंबर जो है 1 मान लेंगे। कितना मान लेंगे, समीकरण नंबर 1। तो समीकरण 1 भी जो है समझ में आ गया होगा कि समीकरण 1 कैसे बना। अब यहाँ पर जो है दूसरा जो त्रिभुज का प्रयोग करेंगे, तो अब ये बड़ा त्रिभुज का प्रयोग किया जाएगा। बड़ा त्रिभुज मतलब यहाँ से A है, B है, C है, ये बड़ा त्रिभुज है। और बड़ा त्रिभुज में लंब क्या है, 28.5 रहेगा। आधार भी यहाँ से यहाँ तक प्रयोग करेंगे, x प्लस y हो जाएगा। अब आधार यहाँ से यहाँ तक प्रयोग होगा, x प्लस y हो जाएगा। तो अभी त्रिभुज का नाम क्या होगा, तो त्रिभुज का नाम है त्रिभुज A B C में। अब त्रिभुज ए बी सी में, अब यहाँ त्रिभुज ए बी सी में लिखेंगे तो सूत्र क्या होगा, tan थीटा होगा, और tan थीटा बराबर सूत्र होता है लंब बटा जो है आधार होता है। लंब बटा क्या होता है, आधार। अब इसमें लंब क्या है, तो लंब इसमें देखेंगे क्या है, और आधार क्या है, और इसमें जो है थीटा कितना है। तो एक बार चित्र और देख लीजिए। थीटा जो है 30 अंश है, लंब 28.5 है, और आधार x प्लस y है। तो यहाँ पर लिखेंगे अब tan हो जाएगा, थीटा के जगह पे जो है 30 अंश हो जाएगा। लंब कितना है, 28.5 हो जाएगा। आधार कितना है, तो x प्लस जो है y हो जाएगा। आधार क्या था, x प्लस y है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, अब यहाँ tan जो है 30 अंश का मान को रखेंगे। तो tan 30 अंश का मान क्या होता है, 1 बटा जो है कर्णी में 3 होता है, बराबर होता है
28.5 बटा हो जाएगा यक्स प्लस जो है वाई हो जाएगा। अब यहाँ पे गुणा करेंगे। अब यक्स प्लस वाई का जब गुणा होगा तो क्या बनेगा, यक्स प्लस वाई हो जाएगा और यक्स प्लस वाई बराबर क्या होगा 28.5 का गुणा किस में करेंगे, करनी 3 में कर लेंगे। तो 28.5 जो है गुणा किस में हो गया, करनी 3 में हो गया। अब यहाँ पर जो है y का मान देखिए कितना है 28.5 करनी में 3 जो है ये समीकरण नंबर 1 में दिया गया है। समीकरण एक बार दो और देख लीजिए, y का मान निकल चुका है 28.5 बटा करनी में 3। तो ये नीचे जो y बना है यहाँ पर इसका मान को क्या करेंगे, रख लेंगे। तो यहाँ लिख सकते हैं समीकरण 1 का मान रखने पर, किसका मान, समीकरण 1 का मान जो निकला है यहाँ पे रख लेंगे। समीकरण 1 का मान रखने पर, समीकरण 1 का मान रखने पर अब किसके स्थान पे रखेंगे, तो y के स्थान पे जो है उसका मान को रख लेंगे। अब y का मान कितना निकला है तो आप लोग देखें हैं समीकरण 1 में क्या था 28.5 था, बटा में क्या था, करनी में 3 था, बराबर हो जाएगा 28.5 करनी में 3 हो जाएगा। अब ये प्लस है, जब इसको पक्षांतर कर देंगे तो क्या बन जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो यक्स बराबर हो जाएगा 28.5 करनी में 3 हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 28.5 बटा में करनी 3 हो जाएगा। मतलब यह जो मान को क्या किए हैं, प्लस मान था उस मान को क्या किए हैं, पक्षांतर कर दिए हैं। तो अब 28.5 बटा करनी 3 हो जाएगा। अब इस दोनों में से इसमें से क्या करेंगे, कामन ले लेंगे। कामन क्या होगा बताइए, तो क्या कामन होगा 28.5 कामन इसमें से हो जाएगा। तो यहाँ बचेगा क्या, तो यहाँ बचेगा करनी में 3 बचेगा, माइनस होगा, ये बाहर हो गया तो 1 बटा जो है करनी में 3 हो जाएगा। तो समझ में आ रहा होगा कि इसमें से कामन क्या लिए, तो 28.5 जो है इसमें से क्या कर दिए हैं, बाहर कर दिए हैं। अब यहाँ बाहर होने के बाद से अब बचेगा क्या, तो लिखेंगे यहाँ पर 28.5 और कोष्टक में अब ये करनी 3 का गुणा जब करनी 3 में करेंगे तो करनी 3 का गुणा जब करनी 3 में करेंगे तो करनी हट जाएगा, 3 होगा, माइनस हो जाएगा, 1 होगा, बटा होगा, करनी में 3 हो जाएगा। क्यों, करनी 3 का गुणा करनी 3 में करेंगे तो करनी 9 होता है और करनी 9 का मान 3 होता है। तो 3 माइनस 1 बटा करनी 3 हो जाएगा। अब यक्स बराबर क्या होगा 28.5 और 3 में से 1 घटा देंगे तो 2 बटा जो है करनी में 3 हो जाएगा। 3 में से 1 गया 2 हो गया, 2 बटा करनी 3 हो गया। अब 28.5 का गुणा जो है 2 में करेंगे तो 28.5 का जब दुगुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 28.5 का दुगुना जब होगा तो 57 हो जाएगा। क्या होगा, 57 बटा जो है करनी में 3 हो जाएगा। तो 57 बटा करनी 3 कैसे हुआ कि 28.5 गुणा 2 में किए तो 57 हो गया। अब यहाँ करनी 3 से ऊपर नीचे क्या करेंगे, गुणा कर लेंगे। करनी 3 से ऊपर नीचे गुणा हो गया। तो अब यहाँ पे क्या बचेगा, अब यहाँ लिखेंगे यक्स बराबर होगा, अब यहाँ लिखेंगे 57 करनी में 3 बटा जो होगा करनी 3 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब 3 से जो है 57 को काट देंगे तो 3 से जब 57 काट देंगे तो क्या बनेगा, 19 हो जाएगा। क्या होगा, 19। तो यक्स बराबर क्या हो गया, 19 जो है करनी में 3 हो जाएगा। तो 19 करनी 3 जो है ये बन गया मीटर हो जाएगा। तो समझ में आ गया होगा कि यक्स का मान जो ये निकला 19 करनी में 3 मीटर आ गया। मतलब ये जो लड़का था वह मीना जो मकान की ओर जो भवन था वह भवन की ओर कितना मीटर गया, 19 करनी में 3 मीटर गया। तो यह प्रश्न थोड़ा सा बड़ा है लेकिन कुछ नहीं इस क्वेश्चन में है, बस थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा, आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो यदि आपको यह समझ में नहीं आया होगा तो वीडियो को एक बार और देखिएगा जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आज के प्रश्न में जो है प्रश्न नंबर 5 और प्रश्न नंबर 6, मतलब इस वीडियो में प्रश्न नंबर 5 और 6 को बताया गया। अब कल के वीडियो में जो है प्रश्न नंबर 7 से लेकर के आगे के सभी वीडियो को प्रश्नों को बताया जाएगा। तो आज का वीडियो कैसा था आप सभी विद्यार्थी जरूर कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर यदि आप पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब और घंटी दबाना मत भूलिए, क्योंकि ये लाइव क्लास आपके लिए ही चलाया जा रहा है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी दोस्तों को पास ज़रूर शेयर कर दीजिए। तो मिलते हैं अब अगले भाग में, तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को नमस्कार।